शैल वी स्टार्ट गाइस। तो कल हम लोगों ने देखा था नेग्लिजेंस, रैशनेस, मोटिव, इंटेंशन, नॉलेज और जो ऑफेंस के जो एलिमेंट है, कौन कौन से OMAI। ठीक है, ये चारों हमने डिटेल में कवर किया था। ओके, कल के जो हमारे जो मेजर सेक्शंस थे जो हमने यूज किए, 30 सेक्शन 32, 33, सेक्शन 11 एंड इंजरी। इंजरी कौन से सेक्शन से डील करता है? एनीवन? खुल गया। जल्दी भाई रिकैप करो, कल ही पढ़ा है हमने। एनीवन? कितना नंबर में था? सोचो। इंजरी। सोचा नहीं, अब तो देखना पड़ेगा। 44। 44। मैंने चीटिंग किया। 45। और इंजरी इंजरी 44। The word injury denotes any harm, whatever illegally caused to any person in body, mind, reputation or property. तो इंजरी सिर्फ नॉट अ फिजिकल, ये सिर्फ आपकी बॉडी पे नहीं होगी इंजरी। इंजरी प्रॉपर्टी, माइंड, ठीक है, तो ये फिजिकली हो सकती है, साइकोलॉजिकली भी हो सकती है। ठीक है, तो हमने कल ये जो मेजर 3-4 जो सेक्शन है इसको हमने कवर किया था। तो आज हम लोग पढ़ेंगे, आज हम लोग जो भी डिस्कस करेंगे वो है स्टेजेस ऑफ क्राइम। सॉरी, स्टेजेस, एक सेकेंड। ओके, स्टेजेस ऑफ क्राइम। ठीक है, तो स्टेजेस ऑफ क्राइम में किसी भी क्राइम, अगर कोई भी क्राइम हुआ है तो हमें एक प्रॉपरली स्टेजेस वाइज चलना होगा। तो हम ना ऐसी कोई भी लूप होल जो है जिसमें मिस्टेक होने का जो चांस है वो कम हो जाएगा अगर हम लोग स्टेजेस बाय स्टेजेस पढ़ेंगे तो। ठीक है, और ये हेल्प करेगा हमें कि केस को सही तरीके से समझने के लिए, इंटरप्रेट करने के लिए, क्योंकि जब तक हम वो नहीं कर पाएंगे तो हम कंक्लूजन तक नहीं पहुंचेंगे भी कि पर्टिकुलर जो ऑफेंडर है इज लायबल फॉर व्हाट, अगर हम किसी एक भी स्टेज में गलती करते हैं तो। ठीक है, तो जो स्टेजेस ऑफ क्राइम है, ये स्टेट ऑफ मध्य प्रदेश वर्सेस नारायण सिंह एंड अदर। ठीक है, ये केस का नाम है स्टेट ऑफ मध्य प्रदेश वर्सेस नारायण सिंह एंड अदर। सुप्रीम कोर्ट ने ऑब्जर्व किया था कि इस केसेस में उन्होंने, मतलब ये अलग से टॉपिक नहीं है कि भाई ये 4 स्टेजेस है क्राइम की, ये 3 स्टेजेस है, नहीं। क्या होता है, विद द केस चीजें इवॉल्व होती है, तो हर हर केस में कुछ अलग होता है। तो वैसे ही जो स्टेट ऑफ MP वर्सेस नारायण सिंह है, इस केस में जब जरूरत पड़ी तो सुप्रीम कोर्ट ने ये 4 स्टेजेस बताई कि दिस इज हाउ विल इंटरप्रेट द एनी क्राइम। ऐसे हम लोग क्राइम को स्टेजेस में डिवाइड करके समझेंगे। सबसे पहला है इंटेंशन, मेंस रिया। हमने बहुत डिटेल में ऑलरेडी इस पे डिस्कस कर लिया है। ओके, इंटेंशन क्या होता है। सेकेंड इज प्रिपरेशन। ओके, आप कोई भी क्राइम करने जा रहे हो उसको आप प्रिपेयर करोगे, दैट सेकंड इज प्रिपरेशन। थर्ड विल बी एन अटेम्प्ट। फोर विल बी एग्जीक्यूशन। ओके, तो अब एक एक करके हम इसको डिटेल में पढ़ेंगे। सबसे पहला है इंटेंशन हमारा, दैट इज अ फॉर्मेशन इन द माइंड। तो कोई भी क्राइम करने से पहले एक हमारे माइंड में उसको लेके पहले एक अवेयरनेस, कॉन्सिक्वेंसेस, जैसे मैंने बताया सारी चीजें होती है। मीन्स हमारा इंटेंशन है उस एक्ट को करने का, उस क्राइम को करने का। ठीक है, तो इंटेंशन में क्या होता है, देयर मस्ट बी समथिंग इन द माइंड। ऐसा नहीं है कि आपके माइंड में कुछ भी नहीं, लाइक जीरो, नथिंग अबाउट दैट, और आपने वो एक्ट किया। तो वो क्या होगा, उसमें आपका एक्टस रियस प्रेजेंट होगा बट मेंस रिया उसमें नहीं होगा। इसीलिए इंटेंशन के लिए, कोई भी क्राइम अगर आप कर रहे हो और आपका इंटेंशन है तो देयर मस्ट बी समथिंग इन द माइंड। ठीक है, और वो मैटर नहीं करता अच्छा है बुरा है, नहीं, देयर मस्ट बी समथिंग। ओके, और इसमें इंटेंशन में हम पढ़ेंगे तो मैंने काफी पहले ये बताया था कि जो चाइल्ड होते हैं ना बिलो द एज ऑफ 7 ईयर, ठीक है, और पर्सन ऑफ अनसाउंड माइंड, वो कमिट नहीं कर सकते ऑफेंस। क्यों? क्योंकि इसमें ना इंटेंशन हो गया या मेंसरी हो गया, मेंटल स्टेटस उनका इतना डेवलप नहीं होता है कि वो इंटेंशन रख सके, और जब तक आपका इंटेंशन नहीं होगा तो आप क्राइम नहीं कर सकते हो, ये जनरल रूल है। ठीक है, तो क्योंकि, और उसका उल्टा भी है, अगर मियर आपका इंटेंशन है, यू इंटेंड टू किल समवन, यू इंटेंड टू इंजर समवन, लेकिन आपने कुछ एक्ट नहीं किया तो उसके लिए आप पनिशेबल नहीं हो, तो आपको उसमें पनिशमेंट नहीं मिलेगी। तो फर्स्ट स्टेज हमारी क्लियर है? एनीवन? यस यस। सही है। ठीक है, सेकंड आती है प्रिपरेशन। अब मेरा इंटेंशन है किसी को इंजर करने का, तो उसके लिए पहले क्या है, मेरे मेरे माइंड में डिजायर है उस चीज को लेके, डिजायर ऑफ दैट कॉन्सिक्वेंसेस। एंड इंटेंशन में क्या, इंटेंशन और नॉलेज का हमने डिफरेंस पढ़ा था, कोई बताएगा हम इंटेंशन में कौन सी 2 चीजें देखते हैं? डिजायर एंड अवेयरनेस। Desire and knowledge.
एग्जैक्टली ओके, तो अब मेरे माइंड में दोनों चीजें है, ठीक है। अब ये हो गया, अब इसके बाद अब वो तो सिर्फ मेरे माइंड में है ना, मैं कुछ कर नहीं रही हूँ, अब मुझे एग्जीक्यूट करना है तो मैं प्रिपरेशन करूंगा। अगर मुझे किसी को इंजर करना है तो मैं सोचूंगी मैं कैसे कर सकती हूँ, राइट। तो अब सेकंड स्टेज आती है हमारी प्रिपरेशन। आप जो भी एक्ट करने वाले हो, ठीक है, उसके लिए आप प्रिपेयर कर रहे हो, ठीक है। जनरली प्रिपरेशन इज ऑल्सो नॉट पनिशेबल। अगर लेट्स से फॉर एग्जाम्पल, इफ आई वांट टू इंजर समवन, आई वांट टू किल समवन, तो मैं प्रिपरेशन कर रही हूँ, मैंने लेट्स से पॉइजन ला के रखा घर में, ठीक है, सिर्फ मैंने ला के रखा, इंटेंशन भी है, फर्स्ट स्टेज मैंने क्लियर कर ली, मेरा इंटेंशन बना लिया दैट आई वांट टू किल समवन। सेकंड स्टेज में मैंने क्लियर कर ली, आई मेड अ प्रिपरेशन, ओके, कि मैंने पॉइजन ला के रख दिया। लेकिन मियर प्रिपरेशन इज नॉट पनिशेबल। तो अगर मान लो, ठीक है, इफ यू नो कि आई हैव एन इंटेंशन, आई हैड प्रिपेयर फॉर दिस, अगर आपको पता भी चल गया तो आई वोंट बी लायबल फॉर दैट, क्योंकि मेंस रिया है बट एक्ट सीरियस नहीं है, राइट। मेरे इंटेंशन है बट मैंने एक्ट किया ही नहीं है, तो आप मुझे कैसे लायबल कर सकते हो, इसीलिए। लेकिन ना कुछ कुछ, जब जैसे मैंने बताया ना, लॉ में एब्सोल्यूट चीजें नहीं होती है, तो यहाँ पे भी एक्सेप्शंस है। जैसे मैंने बताया कि मियर प्रिपरेशन इज नॉट पनिशेबल, लेकिन इसके एक्सेप्शन है, 5 एक्सेप्शन है, कि अगर आप ऐसी किसी चीज का प्रिपेयर करते हो जो जो कि क्या करे, गवर्नमेंट के अगेंस्ट वॉर वेज करे, दैट इज सेक्शन 122 ऑफ आईपीसी, ठीक है। तो मियर प्रिपरेशन भी फिर उसमें पनिशेबल होगा। ऐसा नहीं कि वो वेट करेंगे कि आप वॉर वेज करें उसके बाद हम आपको लायबल करेंगे, नो, इन दैट केस मियर प्रिपरेशन ऑल्सो पनिशेबल। सेकेंड, ये फर्स्ट हो गया एक्सेप्शन। सेकेंड एक्सेप्शन कहता है कि एनीवन commit a damage to the property and the destruction of property within the territory of our country and the country which is with the peace with our government। मतलब या तो आप अपनी कंट्री में, ठीक है, उस प्रॉपर्टी को डैमेज कर रहे हो, डिस्ट्रक्ट कर रहे हो, या तो ऐसी कंट्री जो इंडिया की अलाइज है या जिससे इंडिया के रिलेशन अच्छे हैं, ठीक है, मतलब इंडिया में बट आउटसाइड द इंडिया, कैसी कंट्रीज जो हमारी अच्छी एलाइज है, ठीक है, जिसके साथ गुड रिलेशंस है। 2 एक्सेप्शन हमने पढ़ लिए। थर्ड एक्सेप्शन क्या कहता है कि एक अगर मिनट रोहिणी, सॉरी, मैं एक मिनट, अभी हम्म, क्या कर, आवाज नहीं आ रही है अनिकेत? मेरी आवाज नहीं आ रही है? तो आपके ओके, यू प्लीज कैरी ऑन, मैं उसको अलग से बात करता हूँ। ओके, तो और थर्ड एक्सेप्शन क्या कहता है हमारा कि प्रिपरेशन ऑफ काउंटरफीटिंग ऑफ कॉइन्स और अ गवर्नमेंट स्टैम्प, ठीक है। जैसे स्कैम्प नहीं होते जो गवर्नमेंट स्टैम्प वाले, स्कैम चले, कि अभी मूवी या वेब सीरीज कुछ आई थी, ठीक है। जैसे काउंटर फिटिंग जो कॉइन्स होते हैं, नकली कॉइन्स हो गए, या फिर कॉइन्स को ऐसे बेचा जाता है दूसरे कंट्री में उसका मेटल बनाने के लिए, ठीक है। तो ये सारी जो प्रोसेस है ना, मियर इसका प्रिपरेशन भी पनिशेबल होगा। तो ये जो है ना, इसमें सेक्शन अगर देखना कोई चाहे तो दिस इज 233, 35, 255 एंड 257, ठीक है। हमें याद नहीं रहेंगे वन गो में, बट इट जस्ट मैं बता रही हूँ, ठीक है। फोर्थ, अगर हम लोग एक्सेप्शन पढ़े, फोर्थ क्या कहता है, प्रोसेसिंग काउंटरफीट कॉइन्स, फॉल्स वेट और मेजरमेंट और फोर्ज डॉक्यूमेंट्स। अब वो मूवी देखी होगी जो एक दिन का सीएम बनता है, सबने हम्म। देखी होगी, है ना। उसमें वो वजन नायक, में गड़बड़ नायक, करता नायक। है, या नायक, उसमें वो वजन में गड़बड़ करता है, वो सीन दिखाते हैं ना, हाँ। तो वही है कि अगर जो जो मेजरमेंट्स होते हैं उसमें अगर आप गड़बड़ी करते हो, फॉल, दैट इज ऑल्सो मियर प्रिपरेशन ऑल्सो पनिशेबल, ठीक है। और जो डॉक्यूमेंट्स है, जो फर्जी डॉक्यूमेंट्स बनाते हैं, राइट, दैट इज, ठीक है। तो ये भी मियर प्रिपरेशन इसकी पनिशेबल है। अब लास्ट है मेकिंग प्रिपरेशन टू कमिटेड डेकोटी, वही। तो अगर आप कहीं पे डाका डालने जाने वाले हो तो उसकी मियर प्रिपरेशन भी आपके लिए पनिशेबल है। वो वेट नहीं करेगी कि आप वो एक्ट कर चुके हो फिर उसके बाद आपको लायबल किया जाए। तो फर्स्ट हमने इंटेंशन देखा। इंटेंशन सबको पता है कितना जरूरी है, क्यों है, और कौन से ऐसे केसेस है जिसमें इंक्लूड करते हैं, एक्सक्लूड करते हैं, राइट। सेकंड, प्रिपरेशन। प्रिपरेशन में भी हमने एक्सेप्शंस देखा। मियर वैसे तो नॉर्मली जनरल रूल है कि प्रिपरेशन के लिए आपको लायबल नहीं करेंगे, बट दिस 5 एक्सेप्शंस है, वो हमें ध्यान रखना है। देन नेक्स्ट थर्ड कम्स टू द अटेम्प्ट। अब हमने क्या कर लिया, क्राइम के लिए इंटेंशन भी बना ली, मैंने प्रिपरेशन भी कर ली क्राइम के लिए, अब मैं अटेम्प्ट करूंगी, ठीक है।
जो भी मैंने प्लान बनाया हुआ ना, अब उसको मैं ग्राउंड पे अब मैं अटेम्प्ट करने की कोशिश करूंगी। तो अटेम्प्ट इज द थर्ड स्टेज, ठीक है। एंड अटेम्प्ट को ना वो इनकोएट क्राइम भी कहते हैं, मतलब इनकम्प्लीट क्राइम, ठीक है। अटेम्प्ट किया है, मैं ये नहीं कह रही कि एग्जीक्यूट हो गया है, आई एम सेइंग अटेम्प्ट। अटेम्प्ट मतलब आप कोशिश कर रहे हो उसके लिए। तो अ पर्सन कमिट द ऑफेंस ऑफ अटेम्प्ट टू कमिट अ पर्टिकुलर ऑफेंस व्हेन ही इंटेंड टू कमिट अ पर्टिकुलर ऑफेंस, जब मेरा इंटेंशन हो उसको कमिट करने का, ओके। सेकेंड, ही हैविंग मेड अ प्रिपरेशन, मैंने प्रिपरेशन भी कर ली, मैंने घर में पॉइजन ला के रख दिया, इंटेंशन तो मैंने बना ली, ओके, फर्स्ट स्टेज। सेकंड, मैंने प्रिपरेशन भी कर लिया, पॉइजन ला के रख दिया। थर्ड, डज एन एक्ट टुवर्ड्स इट्स कमीशन, तो अब मुझे जो एक्ट करना है वो मैं कर रही हूँ, ठीक है, करना स्टार्ट कर रही हूँ। सच एन एक्ट नीड नॉट टू बी अ penultimate act toward the commission of the offense but must be an act during the course of committing that offense। मतलब ये नहीं, जरूरी नहीं है अटेम्प्ट मतलब क्या होता है, जरूरी नहीं कि आप जो करना चाह रहे हो वो कंप्लीटली हो गया है, राइट। अब मैं चाहती थी कि पॉइजन किसी किस में डाल के उसको पिलाना, तो मैंने डाल दिया बट उसने नहीं पिया है, या वो एक्ट जो है आधा ही है, हुआ है अटेम्प्ट, बट जो मैं करना चाहती थी, मेरा इंटेंशन जो है वो फुलफिल नहीं हुआ है अभी, ओके, दिस इज एन अटेम्प्ट। नेक्स्ट लास्ट स्टेज है इसका एग्जीक्यूशन। अब जो पूरी मैंने प्लानिंग प्लॉटिंग प्रिपरेशन जो करी, अब मुझे उसको ग्राउंड पे एग्जीक्यूट करना है, ठीक है। तो एग्जीक्यूशन हमारी लास्ट स्टेज होती है। जो हमारा डिजायर गोल होता है वो अचीव करेगा, क्योंकि सबसे पहले हमारा गोल इंटेंशन, ओके, जो इंटेंशन थी हमारी उसको कंप्लीट कौन करेगा, एग्जीक्यूशन ऑफ ऑफेंस, जब एग्जीक्यूट होगा वो। तो इट ऑलवेज पनिशेबल अनलेस इट कम अंडर द जनरल एक्सेप्शन। तो एग्जीक्यूशन मतलब आई वांट टू किल समवन एंड आई किल, ठीक है, तो एग्जीक्यूट हो गया ना वो, तो अब वो तो पनिशेबल है हमारे आईपीसी में, ठीक है। ये जो तीनों स्टेज चारों स्टेजेस है, इसमें किसी को कुछ ऐड ऑन करना हो, कुछ पूछना हो, विंडो ऑफ अटेम्प्ट 1 जो है, मिनट। अटेम्प्ट जो है, जैसे कि मैम ने आज एक बताया था कि हम्म अगर एक मेयर बोतल ऑफ कहते हैं पॉइजन है, बट वो उतना क्वालिटी का अच्छा नहीं है उसका, हम्म एंड उसको हस्बैंड ने अपने वाइफ को जबरदस्ती पिलाया, तो क्या वो अटेम्प्ट में आएगा या नहीं आएगा? वो पॉइजन है बट वो उतना इफेक्टिव नहीं है, तो ये उसे डिफेक्टिव पता प्रोडक्ट है, है। तो ये हस्बैंड को पता है कि वो इफेक्टिव है या नहीं है, आई मीन उसको उस चीज का नहीं, नॉलेज है। उसको नॉलेज नहीं है इसका। हाँ तो फिर तो ये तो है ना अटेम्प्ट होगा फिर ये, तो बिल्कुल होगा। हम्म, मैम वही ने तो क्या मैम। बताया? नहीं, वो ये कह रहे मैं थे मैम थोड़ा बोलो नीरज बोलो। मैम तो बताई थी, जो प्रेग्नेंट लेडी वाला मैम ने बताया था कि हाँ। एक प्रेग्नेंट लेडी होती है, ठीक है। अ, उसका जो हस्बैंड होता है, एक्चुअली हस्बैंड नहीं होता, दो लोग कहते हैं अफेयर में रहते हैं, तो वाइफ जो है, मतलब लड़की जो है वो कंसीव कर लेती है। हम्म तो आदमी चाहता है कि वो उसको अबॉर्ट कर दे, बट लेडी कहती है नहीं, मैं अबॉर्ट नहीं करूंगी। तो वो हम्म आदमी एक पिल लेके आता है, और हम्म मतलब दवा लेके आता है जो डिफेक्टिव होता है, उतना इफेक्टिव नहीं होता है। हम्म एंड वो वहां पे रख देता है, एंड वो लड़की को कहता है कि तुम ले लेना, हम्म। बट वो माइंड चेंज कर देती है एंड वो नहीं लेती है, तो जबरदस्ती उसको। नवीन म्यूट पे हो, नीरज। नीरज म्यूट हो गया था, तुम जो कह रहे थे। अरे यार, ये गलत टाइम पे अनिकेत मेरे को फोन करता है। तो मैं कह रहा था कि जो वो क्या थे, जबरदस्ती पिलाने की कोशिश करता है उसको, एंड हम्म पिलाने के बाद वो अबॉर्ट नहीं होता है, तो अब क्या ये अटेम्प्ट में आएगा कि नहीं आएगा? और उसको नॉलेज नहीं है कि ये दवाई जो है वो डिफेक्टिव है। तो वो मैं और ऐड कर देता हूँ, वो ये बोल रहे हैं टीचर कि ये जो सिचुएशन होती है अटेम्प्ट वाली, ये थोड़ी ट्रिकी होती है। हम्म तो एक सिनेरियो उसमें ये होता है कि जो मीन्स है ना, हम्म फेलियर ऑफ मीन्स, हम्म जिस जैसे कोई बंदूक है और उसमें गोली नहीं है, नकली गोली है, तो वो हम्म चलाएगा लेकिन वो मीन्स तो फेलियर हो गया ना। तो इसको इम्पॉसिबल एक्ट बोलते हैं, कि वो कभी हम्म हो ही नहीं सकते। अब जैसे कोई मेडिसिन है, किसी ने ये सोच के खा लिया मेडिसिन की वो एबॉर्शन हो जाएगा, पर वो दवा किसी और चीज की है, तो वो एग्जैक्ट। कभी भी, ये इम्पॉसिबल एक्ट है, तो इम्पॉसिबल एक्ट को नहीं कंसिडर करते हैं अटेम्प्ट में। ऐसा उन्होंने कुछ दिमाग में क्यूरियोसिटी जगा के छोड़ दिया ताकि लोग पढ़े, पर वो कह रहे हैं कि ये ट्रिकी सिचुएशन होती है, तो नहीं, हमको ये भी। इम्पॉसिबल इम्पॉसिबल एक्ट के लिए भी ना पनिशमेंट होती है, हम्म इम्पॉसिबल एक्ट्स के लिए भी होती है, उतनी ग्रेव नहीं होती बट होती है
इम्पॉसिबल एक्ट क्योंकि उसने तो अपने माइंड से कर दिया ना क्राइम। हाँ मतलब ये ऐसा है ना कि भाई अगर आपको एक्सटर्नल फोर्स नहीं होता, कुछ एक्सटर्नल फोर्स नहीं आता, तो आप तो वो एक्ट कर चुके होते ना। हम्म। आई I मीन हम वेट थोड़ी करेंगे आपका कि आप करो फिर उसके बाद हम आपको लायबल करें। इफ हम्म। देयर वोंट बी एनी सम एक्सटर्नल फोर्स, जो आप जो भी एग्जीक्यूट करना चाहते थे वो नहीं हो पाया, वो फेल हो गया, अगर वो नहीं होता तो आप कर चुके होते। यस। ये चीज और आएगी वैसे जब हम केस पढ़ेंगे नारायण, वही एमपी स्टेट हेलो, नारायण वर्सेस, हाँ सॉरी फॉर द इंटरप्ट गाइस। अरे नीरज यार, वो फेंके नीचे का चाबी। ये ओके। है जनरल कम्युनिकेशन। ये एकदम मेरे पीछे पड़ा है वैसे लगता है। गो एहेड रोहिणी। ओके, अभी और किसी को इसमें कुछ डाउट हो? हाँ डाउट ना, है तो बस कुछ। ठीक है, यही बोला था उन्होंने, बोला स्पेशल थोड़ा सा ध्यान देना है इसमें अटेम्प्ट वाले में। वो कह हाँ रहा था अटेम्प्ट के क्वेश्चन ट्रिकी होंगे, ये बोला। एग्जैक्टली क्योंकि ये ना, पता है ये थर्ड स्टेज पे आके रुक जाता है, ये फोर्थ तक नहीं जाता है, ये दिक्कत है। तो जैसे अगर अटेम्प्ट के क्वेश्चन भी आएंगे तो हम डिटेली एक्सप्लेन कर सकते हैं ना कि लाइक क्राइम में ना ये 4 स्टेजेस होती है। तो हम अगर अटेम्प्ट का क्वेश्चन आता है तो वी कैन एक्सप्लेन लाइक कि फर्स्ट इंटेंशन हम प्रूव करेंगे उसके एक्ट से, राइट, उसका एक्ट हो गया या जो कंडक्ट होगा कि उसका मेंसरिया कैसे इन्वॉल्व है। नेक्स्ट कम टू द प्रिपरेशन कि भाई जो भी वो उसका इंटेंशन है उसके लिए उसने कैसे प्रिपेयर किया, देन कम्स टू द अटेम्प्ट, ठीक है। और फिर हम इसमें ये भी बता सकते हैं ना भाई कि एक्स वाई जेड वट एवर जो एक्सटर्नल फैक्टर रुक गए इसकी वजह से एग्जीक्यूशन नहीं हुआ। तो वही है कि ये जो हमने पढ़ा है ना इसको हमें कहीं ना कहीं इनकॉर्पोरेट करना है, भूलते नहीं जाना है। तो मेक श्योर कि ये हर केस में काम आएगा जो हमने अभी जो 4 स्टेजेस पढ़ी है, और हमें वो यूज करना है। ओके, तो लेट्स स्टार्ट विथ जो 3 लीडिंग केसेस है, स्टेट ऑफ महाराष्ट्र वर्सेस एम एच जॉर्ज। इस केस में बहुत ज्यादा टाइम नहीं लेंगे क्योंकि हमने इसे बहुत बार काफी डिटेल में जाके डिस्कस किया, लेकिन मेक श्योर कि जब भी ये जो एम एच जॉर्ज वाला केस है ना, ये मेंसरिया के लिए नहीं जाना जाता। हमें ना एक मिसकंसेप्शन है कि इस केस के थ्रू मेंसरिया का डिस्कशन हुआ है, नहीं, इस केस में जो डिसेंटिंग जजमेंट है ना सुब्बा राव जी का, उसका सबसे ज्यादा मतलब उसे बहुत ज्यादा इलाबरेटली डिस्कस किया गया है, जो डिसेंटिंग जजमेंट है, ठीक है। क्योंकि वो कह रहे थे उसमें कि उसने हम उसे कैसे पनिश कर सकते हैं, उसका इंटेंशन नहीं था इंडिया में क्राइम करने का, तो उसने क्राइम ही नहीं किया है, तो हम उसे पनिश कैसे कर सकते हैं। ओके, क्योंकि तब तक ये पूरा जनरल रूल ऐसे ही था, जनरल रूल इज मेंसरिया इंक्लूड होगी। ओके, एक्सक्लूजन ऑफ मेंसरिया इज समथिंग लाइक एक्सेप्शन, ठीक है। तो इस केस में हमेशा याद रखना कि यहाँ पे डिसेंटिंग जजमेंट का ज्यादा वेटेज है, मतलब उसको ज्यादा डिटेली एक्सप्लेन किया गया है। तो ये 3 केसेस आज हम देखेंगे, स्टेट ऑफ महाराष्ट्र वर्सेस एम एच जॉर्ज, सेकंड वन विल बी दी नथुलाल वर्सेस स्टेट ऑफ एमपी, एंड थर्ड इज स्टेट ऑफ एमपी वर्सेस नारायण सिंह। तो ये दोनों केस ना, जो लास्ट के जो 2 मैंने बताया, काफी रिलेटेड से है, ठीक है। तो फर्स्ट केस पे आते हैं, स्टेट ऑफ महाराष्ट्र वर्सेस एम एच जॉर्ज, ठीक है। तो इस केस में एम एच जॉर्ज, वही जो एम एच जॉर्ज कौन था, उसके पास 34 kg समथिंग गोल्ड था, जो कि वो कहीं और लेके जाना चाहता, बाय मिस्टेकली वो इंडिया में लैंड किया, ठीक है, ड्यू टू सम इमरजेंसी सिचुएशन। तो इसमें जो मेजोरिटी ओपिनियन आया सुप्रीम कोर्ट का, ठीक है, तो मेजोरिटी जो जजेस थे दे आर लाइक कि हम इसमें मेंस्ट्रुआ एक्सक्लूड करेंगे, ठीक है। उसमें इसमें मेंस्ट्रुआ को एसेंशियल इंग्रेडिएंट नहीं माना जा रहा था। ये हम रिकॉर्ड कर रहे हैं तो इसका क्या कहते हैं, मैं थोड़ा 10 सेकंड में कॉन्टेक्स्ट बता देता हूँ। एम एच हम्म जॉर्ज जो था वो 34 kg ऑफ गोल्ड को अपनी बॉडी में लगा के एक कंट्री से दूसरी कंट्री जा रहा था, बट उसे हम्म इंडिया में लैंड करना होता है, तो वो इंडिया में लैंड करता है एंड यहाँ से कनेक्टिंग फ्लाइट होती है तो उसकी दूसरे देश के लिए। बट होता क्या कि पुलिसमैन उसको फ्लाइट में ही पकड़ लेते हैं, उससे उन्हें टिप मिलती है कि एम एच जॉर्ज जो है वो गोल्ड स्मगल कर रहा है। तो हम्म उसी पे ये केस होता है कि आखिरकार वो जो गोल्ड था वो तो क्या था, इंडिया में स्मगल नहीं कर रहा था, बट ही वाज ट्राइंग टू स्मगल फ्रॉम वन प्लेस टू अदर प्लेस, बट वो इंडिया में जो ट्रांजिट कर रहा था। तो इसीलिए उस पे केस चला कि क्या वो इंडिया में
ऐसा ऐसे गोल्ड लेके आ सकता है या नहीं आ सकता है? उसका रूल रेगुलेशन में बदल गया था। ठीक है, तो कंटिन्यू करते हैं। मतलब मैं केस की बहुत ज्यादा फैक्ट्स में नहीं जाना चाहूंगी, मैं भी क्योंकि नहीं, फिर हाँ। ऐसा होगा कि आज हम फिर बस एक केस ही कर पाएंगे, और ये केस हमने काफी बार किया हुआ, इसलिए मैं फैक्ट्स में ज्यादा नहीं जाऊंगी। ठीक है, तो इस केस में क्या होता है, जैसे इस बताया कि जो प्लेन है वो बॉम्बे में आया, और इसमें ना जो चार्जेस नॉट जस्ट आईपीसी और भी है, जैसे सी कस्टम एक्ट हो गया हमारा, जो फॉरेन एक्सचेंज फेरा, ठीक है। तो मतलब ये जो और दूसरे भी एक्ट्स है, उसके लिए भी उसे कन्विक्ट, मतलब उसके अंडर भी उसे कन्विक्ट किया गया था, नॉट जस्ट एन आईपीसी। ठीक है, फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेशन एक्ट ऑफ 1947। और ये इसलिए ज्यादा मेजर इशू बना क्योंकि ना आरबीआई ने इशू किया हुआ था नोटिफिकेशन, ठीक है, और जो कि कुछ दिन पहले ही किया था, ये जो रूल, जो एक नोटिफिकेशन दिया था। और जब इसमें जब आर्ग्यू हुआ ना, तो इवन ये चीज भी आर्ग्यू हुई कि डेलीगेट लेजिस्लेशन के ऊपर भी हुई थी। ठीक है, जब इसमें आर्ग्यूमेंट हुआ था कि आरबीआई ने जो गैजेटेड दिया है ये इतना वैलिड होगा नहीं होगा, मतलब हर कॉन्टेक्स्ट में ना इन्होंने जो प्रोसिक्यूशन था, ठीक है, तो काफी कॉन्टेक्स्ट इन्होंने बहुत ज्यादा वाइड तरीके से एक्सप्लेन किया था। हम इतने डिटेल में जाएंगे नहीं, खैर अभी तो। ठीक है, तो अगर हम देखें एक्ट्स जो थे, ठीक है, तो ये जो मेजर जो आरबीआई ने जो गैजेटेड नोटिफिकेशन निकाली थी, या जो ये रूल निकाला था कि इंडिया में कोई इतना गोल्ड लेके नहीं आ सकता है, ये इसका पर्पस क्या है? ठीक है, तो पर्पस इसका ये था कि जो स्मगलिंग होती थी, क्योंकि आज तो फिर भी बहुत सारे स्ट्रिक्ट रूल है, एयरपोर्ट पे इतनी टाइट सिक्योरिटी चेक है, लेकिन ये केस किस टाइम का है? 1960s, राइट? तो उस टाइम पे चीजें कुछ और थी, तो वहां पे उस टाइम पे क्या होता था, गोल्ड की स्मगलिंग बहुत ज्यादा होती थी। तो जो रूल बनाया था, जो एक लॉ बनाया था, उसका पर्पस ये था कि टू प्रिवेंट द स्मगलिंग ऑफ गोल्ड। ठीक है, सेकेंड ये था कि टू कंजर्व द फॉरेन एक्सचेंज। फॉरेन एक्सचेंज आई होप सबको पता होगे। थर्ड इज टू प्रोटेक्ट द नेशनल इकोनॉमी ऑफ द कंट्री। ठीक है, क्योंकि कोई भी इतना गोल्ड अगर स्मगलिंग होती है तो इट डज इम्पैक्ट आवर इकोनॉमी, राइट? तो ये तीन पर्पस थे उस एक्ट के। अब हम आगे बढ़े इसमें, तो इसमें सेक्शन 8 बात करता है द सेंट्रल गवर्नमेंट में बाय नोटिफिकेशन, मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट के पास जो ना पावर है कि वो ऑफिशियल गैजेट इशू कर सकती है, ठीक है, और स्पेशल परमिशन ऑफ आरबीआई एंड ऑन द पेमेंट ऑफ द फी। ओके, ये तो ठीक है, बहुत ज्यादा इसको डिटेल में नहीं जाएंगे। इशू पढ़ते हैं इस केस के सबसे पहले। तो इस केस में क्या हुआ था, काफी सेवरल इश्यूज थे। सबसे पहले कि कैन द स्ट्रिक्ट लायबिलिटी बी अप्लाइड इन सच केस? ठीक है, तो क्वेश्चन ये था, क्योंकि हमने स्ट्रिक्ट लायबिलिटी का रूल क्या है कि इसमें मेंस्ट्री अप्लाइड नहीं होगा। तो पहला इशू कह रहा है क्या स्ट्रिक्ट लायबिलिटी अप्लाई होगी ऐसे केस में, और कैन द पर्सन बी कन्विक्टेड इवन विदाउट गिल्टी माइंड? ओके, तो दो क्वेश्चन है आपके पास, क्या इस पे स्ट्रिक्ट लायबिलिटी आप लगाओगे? एंड सेकेंड, क्या हम पर्सन को गिल्टी कर क्या हम लोग पर्सन को कन्विक्ट कर सकते हैं विदाउट हैविंग गिल्टी माइंड, दैट इज अ इंटेंशन, दैट इज अ मेंस रिया? ओके, सो व्हाट विल बी द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन? देखो, अगर किसी का गिल्टी माइंड नहीं है, बट जो कहता है स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी, वो यही कहता है कि अगर किसी का इंटेंशन नहीं है वो क्राइम करने का, या फिर आपसे नो फॉल्ट लाइबिलिटी या स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी जैसे कहते हैं, आपका नहीं भी है बट फिर भी आप उस क्राइम के लिए लाइबल होगे। तो इसका आंसर होना चाहिए दैट इज, इफ अ पर्सन हैव नो गिल्टी माइंड, फिर भी उसे अगर उसने क्राइम कमिट किया है तो वो गिल्टी होगा उस क्राइम के लिए। एग्जैक्टली, ओके, आंसर इज यस। आर्ग्यूमेंट्स में बाद में और अब आऊंगी कि भाई क्या आर्ग्यूमेंट्स दिए थे, क्यों वो इस कंक्लूजन पे पहुंचे, ठीक है। देन सेकंड क्वेश्चन यहाँ पे इशू ये अराइज होता है कि कैन जॉर्ज बी कन्विक्टेड इवन विदाउट गिल्टी माइंड? उसका इंटेंशन बिल्कुल नहीं था इंडिया में आने का, क्राइम करने का। तो क्वेश्चन ये है कि क्या फिर भी उसे कन्विक्ट किया जा सकता है क्या? आंसर विल बी यस। ठीक है, वो कैसे होगा, क्यों होगा, वो हम फर्दर आगे आएंगे, देखेंगे। और सेकेंड एक इंपॉर्टेंट बात, हमें हमेशा एज अ लॉयर, एज अ फ्यूचर जज और एज अ सिटीजन, ठीक है, सबसे पहले तो एज अ सिटीजन हमें ध्यान रखनी है कि हमेशा कोई अगर रूल हो, लॉ हो, यू कैन नॉट से कि माई लॉर्ड मुझे तो इसके बारे में पता ही नहीं था, आई एम नॉट अवेयर ऑफ दिस, ये एक्सेप्टेबल नहीं है। ओके, Excuse of law is not acceptable. Excuse of fact can be ignored. हाँ। एग्जैक्टली, इग्नोरेंस ऑफ द फैक्ट इज, अगर आपको किसी फैक्ट नहीं पता है दैट इज ओके,
बट इग्नोरेंस ऑफ लॉ इज नॉट एक्सक्यूजेबल। तो ये हमेशा याद रखना है आपको कि अगर आपको कोई लॉ नहीं पता, कोई रूल नहीं पता, यू कैन नॉट प्लीड कि माय लॉर्ड आई डोंट नो दिस, सो ही विल बी लाइक दिस इज वी कांट डू एनीथिंग इन दैट। तो आप वो उस चीज का एक्सक्यूज नहीं ले सकते हो, ठीक है। आर्ग्यूमेंट्स की बात करते तो जो मेजर हाईलाइटिंग चीज थी वही बताऊंगी इसमें। तो मैंने जैसे बताया था एक्टस नॉन फेसिटेरियम निसी मेंसिट्रिया, ये जनरल हमारा मूल मंत्र है कि भाई एक्ट भी होना चाहिए, मेंसिट्रिया भी होना चाहिए, तो ही क्राइम होगा। यहाँ पे वो अप्लाई ही नहीं किया। यहाँ पे मतलब सोचो हमारा जो मूल मंत्र है क्राइम का वो अप्लाई नहीं हुआ है यहाँ पे, ठीक है। क्यों? क्योंकि अगर वो अप्लाई हो जाता तो क्या होता, जो हमारा पर्पस है लॉ बनाने का वो फेल हो जाता। अगर पर्पस ही फेल हो रहा है तो फिर क्या है, इसका मतलब क्या है, वो जो हमने स्टैट्यूट, वो लॉ, वो रूल्स बनाया है उसका कोई मतलब ही नहीं रह जाता वो, राइट। तो इसीलिए उसके पर्पस को फुलफिल करने के लिए यहाँ पे हमारा जो एक मूल मंत्र था एक्टस नॉन फेसिटेरियम निसी मेंसिट्रिया, उसका अप्लाई नहीं किया गया और बोला कि हमें यहाँ पे प्रिवेंट करनी है स्मगलिंग ऑफ गोल्ड, क्योंकि ये हमारे इकोनॉमिक इंटरेस्ट, इकोनॉमिक स्टेबिलिटी के लिए जरूरी है। ओके, तो ये फर्स्ट हो गया। सेकंड उन्होंने ये क्वेश्चन रेस किया था एम एच जॉर्ज के लॉयर ने कि यहाँ पे कोई प्रॉपर पब्लिकेशन नहीं थी नोटिफिकेशन की, ठीक है। ये तो यहाँ पे ये क्या प्लीड कर रहे हैं, इग्नोरेंस ऑफ फैक्ट या रूल्स, फैक्ट या लॉ? इग्नोरेंस ऑफ लॉ वो प्लीड कर रहा था। एग्जैक्टली जो मैंने बताया, दैट इज नॉट एक्सेप्टेबल। अब ये जो कैरी कितना केजी गोल्ड कर रहा था भाई, 34 केजी ऑफ गोल्ड, ठीक है। तो ये कोई ऐसा अमाउंट नहीं कि आप बोले कि नहीं दिस वाज कैरिंग फॉर द पर्सनल यूज, राइट। तो ये भी एक्सेप्टेबल नहीं होगा। फिर उन्होंने और एक आगे ये तो इग्नोरेंस की ठीक है बात हो गई। जैसे फिर इनका आर्ग्यूमेंट ये था कि प्रॉपर पब्लिकेशन नहीं था, ठीक है। तो आंसर में इन्होंने ये बताया कि notification being merely subordinate or delegated legislation could be deemed to be force only when it brought to the notice of a person affected by it and। तो क्या कह रहे हैं, जो भी नोटिफिकेशन है, मतलब यहाँ पे क्या हुआ, गवर्नमेंट ने, आरबीआई ने नोटिफिकेशन निकाला, दैट इज अ डेलीगेटेड पावर, राइट। हम ऑलरेडी जूरिस में पढ़ रहे हैं व्हाट इज डेलीगेटेड पावर, सबऑर्डिनेट डेलीगेशन, ये पढ़ रहे हैं। तो ये क्या कह रहा है, ये फोर्स में तभी आएगा, ये फोर्स में तभी आएगा when it only when it was brought to the notice of the person affected by it। इससे क्या क्या समझ रहे हो, कोई बताएगा मुझे? इट मीन्स ये कि अगर ये जो नोटिफिकेशन निकाला जा रहा है वो हाँ। जिस पर्सन को अफेक्ट कर रहा है उसके नोटिस में आना चाहिए ये, एंड उसके लिए कोई भी मीन्स यूज किया जा सकता है, जैसे न्यूज़पेपर हो सकता है या फिर मीडिया हो सकता है या टीवी चैनल्स हो सकते हैं, इंटरनेट हो सकता है। एनीथिंग, ओके। और फिर पर्सनल लगेज में जैसे कि ये था ना कि आप गोल्ड कैरी कर रहे, दैट इज माय पर्सनल लगेज, तो भाई पर्सनल इट इज नॉट अप्लीकेबल टू कैरी द गोल्ड, मतलब इतने क्वांटिटी में आप इतना पर्सनल। अमाउंट नहीं है। हाँ। तो उनके जो सारे आर्ग्यूमेंट जो उन्होंने दिए थे वो फेल हो गए इसमें। ओके, तो ये केस में फिर क्या हुआ, लास्ट में क्या हुआ था? लास्ट में उसका डिसीजन ये आया था कि द एम एच जॉर्ज वाज हेल्ड गिल्टी और उसे सजा हुई थी, और उसमें जो ऑर्बिटर है, मतलब इस ऑर्बिटर कह रहा हूँ, रेशियो है इस केस का, ये कहा गया था, और एक नया प्रेसिडेंट सेट किया गया था दैट इफ अगर आप गिल्टी माइंड, अगर आप किसी कन्विक्शन का देख रहे हो और साथ में उस लॉ का जो पर्पस है वो डिफीट हो जा रहा है, तो आप जो कहते हैं मेंस रिया का है वो साइड में रख सकते हैं फॉर द फुलफिल द पर्पस ऑफ द लॉ, जिसके बारे में ये केस चल रहा हो। सो दैट वाज कम इनटू द पिक्चर। एग्जैक्टली। और वही है जैसे मैंने डिसेंटिंग सुब्बाराव जी का बताया था, डिसेंटिंग जजमेंट, तो मतलब डिसेंटिंग वाली बात, तो जो अग्री नहीं कर रहे थे जजमेंट से, तो उनके उनके पॉइंट्स भी मैंने बता दिए थे, ठीक है, कि उनका इंटेंशन नहीं था तो हम नहीं मानेंगे करके। नॉन फेसिट्रियम वाला वो जो था ना, हाँ, नाम क्या था, नॉन फेसिट्रियम निशिमेंस्ट्रिया। यस। I personally agree with the Subba Rao dissent judgment. ये अच्छा। जबरदस्ती का था, देयर वाज नो फॉल्ट ऑफ दैट पर्सन। ये स्टेट का मैसअप है, जबरदस्ती उसको फंसाया गया है। क्योंकि उसका बट कोई लेना देना नहीं। हम भी ट्रैवल करते हैं ना, तो आप कहीं यूएस आप जा रहे हो, अब यूएस जा रहे हो, बीच में फ्रैंकफर्ट में
रिफिलिंग के लिए होगा, वो अचानक से आके उठा के ले जाए कॉलर पकड़ के, बोले चल भाई, तो सी जबरदस्ती। किसी भी जजमेंट को देने के दो तरीके होते हैं। एक तो आप रिटन रूल से चलो, ठीक है, या फिर दूसरा होता है आप मोरल करेक्टनेस देखो उस रूल का। इसमें मोरल अगर नहीं कोई है, ये रूल ही गलत है। ये नहीं तो एक्चुअली में इनका फॉल्ट था, सुब्बा मैच राव में जी था, उन्होंने सुब्बा एक। राव जी ना ना सुब्बा राव जी जो चल रहे थे, वो जो कहते हैं रूल लिखा हुआ है उस हिसाब से उन्होंने जजमेंट दिया था कि जो एक्टस रियस है वो मेंस रिया होना चाहिए, तभी वो कहते हैं वैलिड होगा। अगर हम मेंस रिया को हटा देंगे तो फिर क्राइम ही नहीं होगा। दैट्स तो ये फाइन। जो ना ना रिटन ना रिटन रूल है। ना, दैट्स फाइन, लेकिन दैट्स एक फाइन। हम हाँ उनको गलत नहीं बोल लेकिन रहे हैं, मैं अपना परसेप्शन हाँ ही बोल रहा हूँ। हाँ, ये और एक ये होता है। मैसअप था, ये मैसअप था। आपने एक नोटिफिकेशन बनाया, फिर आपने उसी नोटिफिकेशन को दूसरा उसको ओवरकम कर दिया, तो बाद में सिर्फ ये इतना रह गया कि उसने डिक्लेयर नहीं किया था पेज पे। जब आप किसी प्लेन में बैठते हो, यू हैव टू डू डिक्लेरेशन। तो उसकी तरफ से ये फॉल्ट था, केवल उसने एक पेपर भर के नहीं दिया डिक्लेरेशन, एंड में सिर्फ हम्म। इतना ही बचा। तो वो मैं जबरदस्ती का कवर अप था बाद में। मेरा एक पर्सनल ओपिनियन है। चलो फिर बैक हो टू, सकता इसे डिस्कशन नहीं करते। ओके, ओके, बैक टू यू रोहन। ठीक। तो ये फर्स्ट जो एम एच जॉर्ज वाला केस ये कंप्लीट कर दिया हमने, ठीक है। है। इसके बाद ना या हम लोग देखेंगे जो असेंशियल कमोडिटी एक्ट है, क्योंकि ना जो हमारे जो नेक्स्ट के दो केसेस है ये इसी एक्ट के इर्द गिर्द है, ठीक है। एक असेंशियल कमोडिटीज एक्ट 1955 का है। तो इसमें सबसे पहला केस था नथुलाल वर्सेस स्टेट ऑफ एमपी का। अब देखो, जो जैसे अभी आप लोग जो डिस्कशन कर रहे थे ना, बस ये उसी का आंसर सॉरी। तो नथुलाल वर्सेस स्टेट ऑफ एमपी तो यही था। इसमें ना हमारे जो स्टैट्यूट था उसमें लूप होल था, नॉट क्लियरली मेंशन्ड, नॉट एक्सप्लिसिटली मेंशन कि वो कहना क्या चाह रहे हैं। तो इसके वजह से जो नथुलाल जो है ना उस पर इसे एक्विटल मिल गया था। तो अब स्टेट ने क्या किया था ना इसके बाद, अब उन्होंने देखा कि यार ऐसे तो हर कोई छूट जाएगा, ओके, बिकॉज ऑफ दैट लूप होल। और जो मैं जिस लूप होल की बात करना वो आगे डिस्कस करूंगी डिटेल में, लेकिन एक हल्का सा ओवरव्यू दे रही हूँ, ओके, कि क्या हुआ था उस टाइम पे। तो अब नथुलाल छूट गया था बिकॉज ऑफ दैट लूप होल इन द स्टैट्यूट, क्योंकि अच्छे से एक्सप्लिसिटली मेंशन नहीं था। अब क्या हुआ इस नथुलाल के केस के बाद ना, जब गवर्नमेंट स्टेट ऑफ एम नथुलाल वर्सेस स्टेट ऑफ एमपी, ओके, ये केस हुआ था 1965 में। तो 65 में जैसे केस खत्म हुआ, 67 में अमेंडमेंट करी इन्होंने, और इन्होंने कहा कि पर्सन विल बी कन्विक्टेड इवन विदाउट इंटेंशन और नॉलेज। पहले ये शब्द नहीं था, विदाउट इंटेंशन, नॉलेज, नोइंगली और वॉट एवर, ऐसे कुछ इंक्लूड नहीं था। ये नथुलाल के केस के बाद उन्होंने ऐड ऑन किया। अब जैसे उन्होंने ऐड ऑन किया, ये बेचारा जो नारायण सिंह है ये फंस गया। तो इसे कन्विक्शन मिला, क्यों? क्योंकि उन्होंने वो वर्डिंग चेंज कर दी वहां पे, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। नथुलाल वर्सेस स्टेट ऑफ एमपी। तो नथुलाल वर्सेस स्टेट ऑफ एमपी में क्या था, ये एक डीलर था, ठीक है, जो फूड ग्रेन्स वाला। और ये केस का ना टाइमिंग, मतलब टाइम फ्रेम हमें जानना बहुत जरूरी है। अब ये 1965, अभी आज के टाइम पे ऐसा कुछ हो तो मुझे नहीं लगता इतना इतना मेजर कुछ इशू होगा, ठीक है। क्योंकि आज इंडिया 1960s के टाइम वाला इंडिया नहीं है जहाँ पे खाने की काफी दिक्कतें थी हमें। नाउ वी आर अ हम्म। सरप्लस कंट्री, राइट। हाँ लेकिन उस तो टाइम पे सिचुएशन कुछ और थी। तो यूएसए से हमारे कहते हैं आते थे गेहूं फूड वगैरह, ग्रेन, वो यूएसए से हमारे आते थे। एग्जैक्टली। तो इसीलिए ये थोड़ा हमें उस कॉन्टेक्स्ट में, मतलब हमें ना टाइमलाइन हमें ये बताता है कि हमें क्या किस एंगल में सोचना है, ठीक है। यही केस अभी रिसेंट का होता ना तो शायद काफी कुछ चीजें अलग होती, ठीक है। तो जो टाइमिंग है ये बहुत कुछ बताती है केस के बारे में। तो हमेशा याद रखना कि कब का केस हम डिस्कस कर रहे हैं, क्योंकि अभी यहाँ पे 2023 में बैठ के उस टाइम को जज करना बहुत आसान है, ठीक है, बट सही नहीं है। तो नथुलाल जो था डीलर था फूड ग्रेन का, धार एमपी में ही, ठीक है। तो ये ना ही वाज प्रोसिक्यूटेड इन द एडिशनल डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट कोर्ट, क्योंकि इसके पास जो है स्टॉक रखा हुआ था, स्टॉक रखा हुआ था फॉर द पर्पस ऑफ सेल विदाउट अ लाइसेंस। इनके पास स्टॉक रखा हुआ था अच्छा खासा, बट उसका लाइसेंस नहीं था, ठीक है। फूड ग्रेन का स्टॉक था बट विदाउट अ लाइसेंस, एंड फॉर हैविंग देयरबाय कमिटेड एन ऑफेंस। तो कह रहे कि भाई बिकॉज यू हैव अ स्टॉक, यू डोंट हैव अ लाइसेंस, तो यू विल बी कमिटेड, यू विल बी लायबल अंडर द सेक्शन 7 ऑफ असेंशियल कमोडिटी एक्ट। मैंने कहा था ना ये एक्ट, इस पे हम डिस्कस करेंगे।
तो सेक्शन 7 ऑफ असेंशियल कमोडिटी एक्ट ऑफ 1955 ही प्लीडेड। अब इसमें जो नथुरामी है ना इनका नाम, या नथुलाल, नथुला। नथुलाल। तो नथुलाल जी थे, इन्होंने क्या प्लीड किया दैट ही डिड नॉट हैव इंटेंशनली, क्या कह रहे हैं कि मेरा तो कोई इंटेंशन नहीं था जी ऐसा करने का, ठीक है। एंड सेड दैट सेक्शन ऑन द ग्राउंड दैट ही स्टोर्ड सेड ग्रेन्स आफ्टर अप्लाइंग फॉर, तो वो कह रहे हैं कि मैंने ये जो स्टॉक स्टोर किया, यहाँ पे स्टॉक तब रखा जब मैंने लाइसेंस के लिए अप्लाई कर दिया था, मैंने लाइसेंस के लिए अप्लाई कर दिया था और मुझे ये बिलीव था कि मुझे लाइसेंस मिल ही जाएगा। मेरी आवाज आ रही है? कट रही है, कट रही है। आ रही है, कैरी ऑन, वो अपने आप से थोड़ा बहुत होता है, प्लीज कैरी ऑन। ओके ओके, ठीक है। तो वो, तो उसमें वो क्या डिफेंस दे रहा है कि भाई मैंने स्टॉक तब किया जब मैंने लाइसेंस के लिए अप्लाई कर दिया, एंड आई वाज इन दैट बिलीव कि मुझे इश्यू हो जाएगा लाइसेंस, ठीक है। तो मैंने इंटेंशनली नहीं किया ये स्टॉक। अब ऑडिबल है? हाँ, ये बहुत अच्छा था, 1 मिनट का ब्रेक था फोर्सफुली, अभी अच्छा है। ओके ओके ओके। तो ये मैंने बता दिया कि नथुलाल ने क्या प्लीड किया, उसने क्या हम्म। डिफेंस दिया। ओके, तो अब इसके वजह से क्या हुआ ना, नथुलाल को ना एक्विट कर दिया गया, क्योंकि ये देखा गया कि ओके, तो इसमें ना नथुलाल को एक्विटल मिल जाता है बिकॉज उसमें देखा गया कि इसका इंटेंशन नहीं था। हाई कोर्ट में जाती है स्टेट, तो हाई कोर्ट क्या करता है ना, नथुलाल को कन्विक्ट करता है इस केस में, ठीक है। ओके। लेकिन अपील अपील में सुप्रीम कोर्ट में जाते हैं, ठीक है। अब इसमें इश्यू जो है ना सुप्रीम कोर्ट के सामने ये था कि कैन पर्सन बी कन्विक्टेड विदाउट अ गिल्टी माइंड, सेम इशू जो एम एच जॉर्ज में था। द क्वेश्चन इज वेदर द अंडर सेक्शन 7 ऑफ एसेंशियल कमोडिटी एक्ट a factual non-compliance of the order by a dealer will amount to an offense। तो इसमें क्वेश्चन पूछा गया भी कि उसका इंटेंशन नहीं था बिल्कुल, ठीक है। और ये जो डीलर था, नहीं नहीं, हमने ऊपर से उनको म्यूट कर दिया, डोंट वरी, कंट्रोल यही है। चलो, मैं तब से फिर से कुछ वो रिपीट कर देता हूँ जो रोनी ने बोला था, खाली चलने से क्या है। इंपॉर्टेंट चीज था स्टेज ऑफ क्राइम। जब भी कोई क्राइम होता है उसकी कुछ स्टेज होती है। आई पाई से याद रख सकते हैं हम, आई पाई, IPAI, इंटेंशन, प्रिपरेशन, और फिर उसके बाद अटेम्प्ट, और फिर एग्जीक्यूशन। और इसमें इंटेंशन बहुत इंपॉर्टेंट है, मेंस लिया कि दिमाग में होना चाहिए कि हम कुछ करना चाहते हैं। इंटेंशन में दो चीज रहता है, एक डिजायर और एक नॉलेज। तो नॉलेज अगर है, जैसे मुझे ये नॉलेज है कि मुझे ये नॉलेज है कि किसी को जहर खिला दो तो वो मर जाएगा, ये मुझे नॉलेज है। मुझे ये भी नॉलेज है किसी के सर में हथौड़ा मारूंगा फट जाएगा, वो बेहोश हो जाएगा। ये नॉलेज है मुझे बहुत सी चीजों की, बट इसका मतलब मेरा कोई इंटेंशन नहीं है। जब मेरा डिजायर होता है कि मैं हथौड़ा मारूंगा प्रकाश के सिर पे और फोड़ दूंगा, तब मैं मेरे दिमाग में ये इंटेंशन बन गया। नॉलेज अलग चीज है। तो जनरल जो क्राइम का होता है सीन, उसमें यह है कि आपने इंटेंशन है, आपने मन में सोच लिया, नॉलेज है, प्लान कर लिया। मन में तो रोज ही सोचते हैं, अगर मन के हिसाब से सजा मिले तो भगवान मालिक है। रोज सुबह शाम तक हम किसी ना किसी को ठिकाने लगाने का प्लान ही बनाते रहते हैं, बोले इसका ये कर देंगे, इसका ये कर देंगे ना। फिर उसके बाद क्या करते हो, प्रिपरेशन करते हो। दुकान पे जाओगे, जहर खरीद के लाओगे, या बंदूक लोगे, कट्टा लोगे, जो भी करोगे, और फिर उसको करोगे। इन दोनों को, इंटेंशन और प्रिपरेशन तक, ये क्राइम की डेफिनेशन में पनिशमेंट से बाहर है। इन दोनों से कुछ नहीं होता है कहीं भी। बट ये कुछ चीज स्टेजेस ऐसी हैं, जैसे स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी है, या सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट ये है कि आप अगर वॉर के स्टेट के अगेंस्ट कोई कर रहे हो ना काम, तो स्टेट के अगेंस्ट का मतलब क्या है। अगर आप जैसे
स्टेट के अगेंस्ट वॉर कर रहे हो, टेररिज्म कर रहे हो, या स्टेट स्टेट को दो तरह से नुकसान पहुंचा सकते हैं हम। या तो स्टेट की सॉवरेनिटी पे हम कुछ इशू क्रिएट कर दें, वॉर कर दें, टेररिस्ट कर दें, अटैक करवाएं, इस तरह की बात कोई करे। या दूसरा जो ऑफेंस होता है वो और ज्यादा सीवियर होता है, वो इकोनॉमिक, किसी स्टेट की इकोनॉमी को नुकसान पहुंचा। इकोनॉमी की नुकसान कैसे पहुंचाओगे आप काउंटरफीट नोट बनाओगे, आप स्मगलिंग करोगे, टैग मतलब कुछ कुछ ऐसा करोगे जो स्टेट चलता है किस चीज से है, नोट छापता है स्टेट, स्टेट थोड़ी ना कुछ करता है, सादा कागज पे छाप के दे देता है, मैं टेंडर 100 रुपये दूंगा, ये तो स्टेट की गारंटी है, स्टेट थोड़ी ना कुछ कर रहा है, करती तो पब्लिक ही है। अगर ऐसा कुछ करोगे जो, तब फिर वो स्टेट के अगेंस्ट जाएगा। तो इन सब चीजों को अगर आप ऐसा करोगे तो आप प्रिपरेशन में पकड़े जाओगे। दूसरा, वही 5 लोग मिलकर प्लान बना रहे हैं डकैती करने का या कुछ करने का। नीरज बाबू, हमने आपको म्यूट कर दिया था, अनम्यूट कर लो जब पीछे पंचायती हो रही थी तब। अगर आपको बोलना है तो अनम्यूट करना पड़ेगा आपको। ठीक है, तो ये आ गया। फिर उसके बाद जनरल माना हेलो, यही जाता है कि इंटेंशन ऑफ प्रिपरेशन पनिशमेंट नहीं होता है। आवाज आ रही है? यार रोहिणी कनेक्ट करिए, कुछ करिए, वो उड़ी पा रहा है। अटेम्प्ट में मेरे को बड़ा कंफ्यूजन है, बट एक जगह मैंने पढ़ा था दैट अटेम्प्ट कहते हैं दो तरह से होता है। एक तो होता है इमीडिएट अटेम्प्ट, एक होता है स्लो अटेम्प्ट। अगर इमीडिएट अटेम्प्ट होता है तो उसमें होता है कि आपने जैसे ही वो क्राइम फर्स्ट कर दिया, मतलब सॉरी, जब मान लो कि अगर प्रिपरेशन से लेके अटेम्प्ट के बीच में जो 100 है, 100 पार्ट्स में उसको डिवाइड कर दे, और जब तक आप 100वां काम नहीं कर लेते तब तक वो आपका अटेम्प्ट में नहीं आएगा। ठीक है। और एक होता है नॉन इंस्टेंटेनियस, यानी कि जो धीरे धीरे होता है। उसमें होता है जैसे फॉर एग्जांपल, अगर किसी को जहर दे के मार रहे हैं, स्लो पॉइजन कहते हैं, तो आपने फर्स्ट डे दिया वो नहीं मरा, फिर सेकेंड डे दिया, थर्ड डे दिया, महीनों तक उसको दे रहे हैं, तो आपका ये अटेम्प्ट तभी आ जाएगा, तभी आपका काउंट हो जाएगा जब आपने उसको फर्स्ट टाइम दिया था। दैट इज ऑल्सो अटेम्प्ट में क्रिएट हो जाएगा। और ये जो दूसरा इंस्टेंटेनियस में है, उसमें आप जो फर्स्ट टाइम आप उसको कहते हैं हिट करते हैं इंस्टेंटली इंस्टेंटली, तब तब आपका काउंट हो जाता है। ठीक है। बट इसको और अच्छे से समझने की जरूरत हाँ है, और बस, मैंने आज का काफी अच्छा था। तो अभी हम कंक्लूड कर देते हैं। तो आज हमने ये पढ़ लिया स्टेजेस ऑफ क्राइम, फिर कल इसको कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू सो मच गाइस फॉर दिस वंडरफुल डिस्कशन। कल का जो वीडियो है वो यूट्यूब पे लाइव हो गया है, कल का रिकॉर्डिंग इसका कल हो जाए। ओके, आई विल शेयर यू द लिंक। थैंक्स एवरीवन, गुड नाइट, बाय बाय।